नमस्कार साथियों। आज मैं अपने हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी मारे गए गुलफाम की कालजयी चरित्र हीराबाई पर बात करूंगी। साथियों, हीराबाई केवल इतिहास में दर्ज एक चरित्र नहीं है, बल्कि वह हमारी स्मृतियों का अटूट हिस्सा है। एक विराट चरित्र है जो महाकाव्यात्मक या नॉवेलिस्टिक या जिसे कहते हैं उपन्यासों सा कलेवर लिए हुए है। अपने भीतर और बाहर एक विराट चरित्र है। ये एक प्रभावशाली चरित्र है। इस कहानी में मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम जो आपके पाठ्यक्रम में है, इस कहानी में पुरुष नायक के होने के बावजूद, परिस्थितियों और परिवेश के बावजूद, तमाम आंचलिकता के बावजूद, गंवई बोली भाषा संस्कृति के बावजूद, हीराबाई का चरित्र एकमात्र ऐसा चरित्र है जो कहानी में आदि से लेकर अंत तक लगातार कहानी के इनर सेल्फ के रूप में, यानी आत्मिक धुन के रूप में मौजूद रहती है। ये चरित्र मुझे विशेष प्रिय है। उसके कई कारण हैं। आज इस व्याख्यान में मैं यह भी बात स्पष्ट करूंगी कि मुझे तीसरी कसम का नायक हीराबाई लगती है। उसके कारण हैं। साथियों, उस युग में, उस ज़माने में, उस समाज में एक पेशेवर स्त्री का जो नृत्य और गायन कर अपनी आजीविका, अपना भरण पोषण करती है, ऐसी स्त्री का दबंग होना, आत्मनिर्भर होना, अपने पेशे के प्रति कर्मठ और ईमानदार होना और अपने स्वाभिमान और ठसक को बचाए रखना दूभर था, मुश्किल था। और हीराबाई के चरित्र में ये तमाम गुण होने के कारण ही, अधिक सोशलाइज करने के कारण ही, अधिक सामाजिक प्राणी, अधिक व्यावहारिक, सयानी और समझदार होने के कारण ही मैं हीराबाई के चरित्र को बार बार विराट कह रही हूँ, औपन्यासिक कलेवर लिए हुए कह रही हूँ, महाकाव्यात्मक गुणों के से भरपूर कह रही हूँ। तो उसका कारण है। उसका कारण सिर्फ इसलिए नहीं है कि तीसरी कसम में एक संगीतात्मक, लयात्मक, सुर, ताल, गीत, लोकगीत मौजूद है, लोक कथाएँ मौजूद हैं, तमाम तरह की कहावतें और गंवई शैली की बोली भाषा और अंचल विशेष की गंवई बोली भाषा सब मौजूद है, बल्कि इसलिए भी कि हीराबाई बहुत व्यवहार कुशल है और उसके मन में और विचारों में खुलापन है, पर संतुलित खुलापन है। खुलापन भी हो, जुड़ाव भी हो और संपृक्ति भी हो और बिलाग भी हो। इसे कहती हूँ मैं तटस्थ संलग्नता और संलग्न तटस्थता। इसे मैं और आज व्याख्यायित करूँगी और बताऊँगी आपको कि हीराबाई के चरित्र में वे कौन से प्रधान गुण हैं जिसकी वजह से वो मुझे हीरा मन से अधिक विराट चरित्र लगता है, प्रासंगिक चरित्र लगता है। और पेशेवर स्त्रियों को जब समय और समाज और युग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उनके अकेलेपन को, उनके आत्मनिर्वासन को और उनके आइसोलेशन को चेरिश करता है, तो ये हीराबाई का चरित्र एक चुनौती है, इस युग और इस समाज के लिए एक चुनौती है। चलिए, आप उसके स्वभाव, आचरण, व्यवहार के खुलेपन की अगर बात करते हैं, आप उसके स्वावलंबन की बात करते हैं, आप उसकी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक अपरिचित गाड़ीवान से कितनी सहजता से और कितनी आत्मीयता से वह खुल जाती है। खुलना मतलब कि ये व्यक्तित्व का आत्मविश्वास होता है। ये व्यक्तित्व की पहचान होती है कि वह खुले विचारों की है, कोई ग्रंथि नहीं है, न अपने पेशे को लेकर, न समय और समाज और पुरुषों के चित्त और दृष्टि को लेकर कोई संकुचन, कोई संकोच हीराबाई में नहीं मिलता, जो कि हमारे हीरा मन में मिलता है। मैं और आगे बढ़ती हूँ। उसके जैसी कोई भी स्त्री
आज तक हीरामन ने नहीं देखी है। हीरामन मन का हीरा है, परखने में दोनों पारखी हैं। एक रूप और सौंदर्य का पारखी है तो एक गुण पारखी है। हीराबाई गुण पारखी है, इसीलिए हीरामन को पहचान लेती है। हीरामन अब तक स्त्रियों से अछूता रहा है या स्त्रियों के संसर्ग में नहीं आया, सामीप्य में नहीं आया। मेले में पहुंचता है तो हीराबाई के इस विराट चरित्र से केवल आकर्षित नहीं होता, प्रभावित होता है। और प्रभाव जो है साथियों वो स्थायी होता है और दूर तक ले जाता है। अपनी मित्र मंडली से उसका परिचय कराता है और कई बार ये आपको कहानी में बार बार धुन के रूप में मौजूद रहेगा, भाई रे यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं है कि लटपट बोली सुनकर चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तिस पर कंपनी की। यानी कि गांव घर की औरतें जो हैं कच्चे पेट की होती हैं, बात छुपा नहीं पाती, बड़बड़ करती हैं, कुतर्क करती हैं, लेकिन हीराबाई ऐसी औरत नहीं है। पढ़ी लिखी, सयानी, समझदार और अपने पेशे को इज्जत से, प्रतिष्ठा से जीने वाली स्वावलंबी स्त्री है। पेशेवर तो है पर स्वावलंबी है, अपने कदमों पर खड़ी है। और कंपनी की मतलब कि कितने लोगों से उसका वास्ता होता है, कितनी इसने दीन दुनिया और समाज कितना देखा है और व्यावहारिक है। और सोशलाइज जो मैंने कहा यानी एक सामाजिक और घोर सामाजिक, मतलब उसका रोज कई तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। तो हीरामन इस बात को मान देता है और अपनी मित्र मंडली में बड़े गर्व से यह बताता है कि ये गांव घर की मुल्क की जनाना नहीं है, बल्कि यह पश्चिम की औरत है और कंपनी की औरत है। कंपनी की औरत से हीरामन का एक अतीत का भी नाता है। कहानी में एक जगह एक झलक पड़ती है कि वह काफ़ी प्रभावित है कंपनी की औरतों से, वो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। हीरामन के मन में जैसे जैसे हीराबाई उतरती जाती है, वह गांव के गंवार गाड़ीवानों से हीराबाई को दूर रखने की चेष्टा करता है। मैंने निकटता में किसी साझेदारी का मौका नहीं देना चाहता, अपने दोस्तों तक को नहीं, अपने मित्रों को भी वह निकट नहीं जाने देना चाहता हीराबाई के। यह सब उसकी मंशा में इसलिए भी शामिल है क्योंकि हीराबाई के व्यक्तित्व को बहुत गरिमामयी ढंग से जीता है हीरामन हीराबाई के सौंदर्य को कुछ इस तरह आंकता है कि जिस सुंदरता को देखकर पुरुष का मन ललचाए नहीं बल्कि श्रद्धा करने का मन करे। आप समझ रहे हैं इस बात को। और कंपनी की औरत का उसका एक पुराना अनुभव भी रहा है, एक पुरानी छवि भी उसके मन में रही है कि चंपानगर के मेले में पिछली बार उसने सर्कस कंपनी की जो बाघ गाड़ी ढोई थी। बाकी गाड़ीवान डर रहे थे बाघ ढोने में, लेकिन हीरामन साहसी है और हीरामन ये जोखिम उठा लेता है और बाघ गाड़ी ढोई तो सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती। व्यक्तित्व में वो विराटता उसमें भी है, स्वावलंबी होने के कारण, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होने के कारण स्त्री में वो यथोचित आ ही जाता है। और हीरामन बड़ी सम्मान की दृष्टि से उसे देखता है। वो बाघों का चारा पानी करने आती है, उन बाघ से प्रेम करती है। तो चंपानगर में इस बार उसे नौटंकी कंपनी की जनानी सवारी नहीं मिली और उस सवारी को देखकर हीराबाई पर भी वही अनुमान लगाता है कि अगर यह भी कंपनी की औरत है तो इसमें भी वो ठसक होगी, वो गुरूर होगा, वो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की बात होगी। तो वो पहले से ही कंपनी की औरतों को इज्जत देता है, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर मानकर इज्जत देता है। चलिए दूसरी बात कि हीराबाई को भी उतना ही भरोसा है हीरामन पर। आप समझ रहे हैं, ये केवल गाड़ीवान नहीं है, ये सहयात्री है। सहयात्री जो साथ साथ बाहर भी यात्रा कर रहा है और मन के भीतर भी उतर रहा है। हीरामन पर उसका भरोसा जम जाता है और वह अब उसे किसी लक्ष्य तक, किसी गांव तक या मेले तक, कंपनी तक पहुंचने की जल्दी
नहीं रहती। भीतर उसके मन में स्त्री होने के बावजूद सुरक्षा का भाव नहीं आता, कोई डर या भय नहीं सताता उसके मन में। और पूरी यात्रा बड़ी ही सहजता से हीराबाई बड़े निश्चिंत भाव से, कभी सोकर, कभी बतकही कर, कभी कथा कहानी सुनकर, लोक कथाओं में, लोक गीतों में कुछ विनोद करती है, हंसी मजाक करती है, कौतुक करती है, गीत संगीत सुनती है और सुरों में डूब कर खोई रहती है। साथियों, यहाँ ये इस बात की ओर आपको समझना ही पड़ेगा, इसे नोटिस में लेना पड़ेगा कि स्त्रियाँ जब किसी पर पूरी तरह से भरोसा करती हैं, पूरी तरह से मान करती हैं उसका, और तभी उनके साथ वो निश्चिंत भाव से हो पाती हैं। क्योंकि असुरक्षित स्त्रियां सब कहीं हैं, हर जगह हैं, गांव, घर, शहर, महानगर, सब जगह स्त्रियां सुरक्षित हैं। लेकिन एक गाड़ी वाहन से अभी अपरिचित ही है ये गाड़ी वाहन, धीरे धीरे यात्रा बढ़ती है, चलती है, और बैलगाड़ी की यात्रा में वह मन की यात्रा से भी गुजरती है, स्वप्न से भी गुजरती है, लेकिन कोई डर भय की बात नहीं है उसके मन में, बल्कि खुल जाती है, कोई अपरिचय नहीं रह जाता, बल्कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं रह जाती। तो इससे उसके व्यवहार और चरित्र की एक दूसरी खूबी आपको मिली साथियों, कि बड़ी स्थिरचित्त है, बहुत स्थायी सोच है उसकी, बहुत गूढ़ गंभीर है, व्यक्तित्व में बहुत गूढ़ गंभीर है, और भरोसा जिस पर कर लेती है तो उसके साथ निश्चिंत हो जाती है, उसके साथ बदकही, हंसी, खेल, विनोद, कौतुक, गीत, संगीत, लोक कथा सब में डूबी खोई रहती है, खुद को पाना नहीं चाहती। तो ये दूसरा बिंदु बहुत ज़रूरी बिंदु था आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने के बाद। महुआ घटवारिन की गीत कथा उसके चारों ओर कुछ ऐसा कनात बनाती है, कनात वितान, पर्दे सा कुछ आसपास बुनती है कि वह पूरी तरह उसी में डूब जाती है, और जिसे गुरु बुलाती है, मीता बुलाती है, उस्ताद बुलाती है, ऐसे हीरामन को ये दर्जा देना जिसे गांव घर कभी सम्मान नहीं देता, गाड़ीवान उपेक्षित ही रहता है प्राय अपने गांव घर में, और अपने साथियों में भी हमेशा उपहास का पात्र ही बनता है, उसके साथी हमेशा उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन हीराबाई गुण पारखी है, ये तीसरी खूबी हुई इसके चरित्र की। वह हीरामन के मन को समझ जाती है, उसकी उस्तादी समझ जाती है, गीत संगीत में उसका पारखी होना, कुशल होना, दक्ष होना, प्रवीण होना समझ जाती है, और गुरु का दर्जा देती है, और कहती है, हमारे शास्त्र में लिखा है जी, एक अक्षर भी सिखाने वाला गुरु और एक राग भी सिखाने वाला उस्ताद। तो गुरु और उस्ताद का संबोधन सुनकर हमारा संकोची हीरामन सकुचा जाता है, शर्मा जाता है, और इस शास्त्र का ज्ञान भी रखती हैं, पेशेवर हैं, व्यवहारिक हैं, सामाजिक हैं, समझदार हैं, सयानी हैं, स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, और पढ़ी लिखी भी हैं। प्रभावित होता है ना, प्रेम में हमेशा प्रभावित होने पर ही स्थिरता बनती है। महुआ घटवारिन का गीत सुनकर वो एक गहरी सांस लेती है, यानी भीतर से महुआ घटवारिन को जीती है, भीतर से उसे महसूस करती है। उसकी तरफ से एक संप्रेषण, माने अपनी बात पहुंचाना, अपना संदेश पहुंचाना, भाव विचार पहुंचाना, एक तादात्म्यता माने एक जुड़ाव देखना, महुआ घटवारिन से खुद को जोड़ना, एक अंतरंगता यानी दोनों एक दूसरे में तल्लीन हो जाने का अनुभव जो है, अनुभूति, और हीरामन के साथ ही उस भावलोक और उस स्वप्न लोक की साझेदारी करती है। तो ये चौथा और पांचवा बिंदु यही बना कि हीरामन के साथ ही वो तल्लीन हो जाती है लोक कथाओं और लोकगीतों में, उस अनुभूति को वह भी जीती है, और ये एक दूसरे का भाव विचार संदेश एक दूसरे तक संप्रेषित कर पाते हैं, और जिस भावलोक में इस समय हीरामन जी रहा है उसकी साझेदारी हीराबाई भी निभाती है। साथियों, जब संवेदना के धरातल पर हम एक हो जाते हैं ना, तो प्रेम के गहराने का अवसर मिल जाता है। तो ये उसके चरित्र की पांचवी खूबी हुई। आगे बढ़ती हूँ। कहानी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हीराबाई का तादात्म्य गीत के साथ अधिक है या हीरामन के साथ। माने गीत के बहाने, गीत सुनते सुनते कब वह खो जाती है, हीरामन के मन में उतर जाती है।
आप समझ रहे हैं, कहीं भी ये संकेत नहीं मिलता है कि वो गीत में खोई है, लोक कथा में खोई है, या हीरामन में ही अपने को उसने खो दिया। इसके बाद अनुमान यह भी लगाया जाता है कि गीत के साथ साथ, क्योंकि उसके बाद भी वह बार बार हीरामन को गुरु और उस्ताद बुलाती है, तो हीरामन की रची हुई जो दुनिया है, जो स्वप्न लोक है, या जो हीराबाई को लेकर जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, उसमें देखिए साथ दे रही है हीराबाई, सहयोग कर रही है हीराबाई। तो जो कुछ हीरामन में उतर रहा है, हीराबाई उसका साथ सहयोग सहयात्री के रूप में दे रही है। ये उसकी छठी खूबी हुई। यानी कि वास्तविक जो कुछ भी है, बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, सड़कों पे जो कुछ गुजर रहा है, वह मन में किस तरह रहस्य के रूप में उतरता जा रहा है। हीरामन के पैरेलल हीराबाई उसका संग साथ देती चल रही है। आगे बढ़ो। अब जो एकांत है, रास्ते पे गुजर रहे हैं, या जो ये संपूर्ण कथा संसार है, या जो गीत संगीत का परिवेश बुना गया, आंचलिकता भरपूर है, फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिकता पसंद है, तो जो ये गीत संगीत है, ये जो गाड़ी की यात्रा में एकांत है, और जो ये पूरे कथा साहित्य में पसरा हुआ है परिवेश, क्योंकि मूलतः हीराबाई कलाकार है, हर जगह वह सीखने और कुछ सीखने और कोई राग गीत लोक कथा सीखने के लिए अपने को तैयार रखती है। तो इस रास्ता में भी, इस यात्रा में भी वह हीरामन से बहुत कुछ सीखती है। साझेदारी सभी नहीं कर पाती, ये व्यक्तित्व की खूबी है क्या, कि जो मेरे भीतर है वो आप तक पहुंचा सकें, और जो आपके भीतर है उसे हम खुशी खुशी ग्रहण कर सकें। ये साझेदारी निभाना भी चरित्र की खूबी होती है, व्यक्तित्व की खूबी होती है। बैलों के प्रति प्रेम, ये पशु के प्रति प्रेम, निर्जीव जो अबोले हैं, जो मुखर नहीं हैं, इन सब के प्रति प्रेम भी दरअसल हीराबाई के विशाल हृदय को दिखाता है। ये भी चरित्र की एक खूबी है कि वो बैल भी दरअसल उस रहस्य में, उस रोमांच में और उस यात्रा की सुगंध में, स्पर्श में, जो मैंने 5 इंद्रियां आपको बताई थी, खो जाते हैं। तो वे उसका अपना परिवार है हीरामन के, लेकिन हीरामन के ही नहीं रह जाते, हीराबाई के भी वे अपने हो जाते हैं। जैसे कि हीरामन के अपने भाई हीराबाई के नज़दीकी अपनों में हो जाएंगे। आगे बढ़ती हूँ। मेला पहुँचने का मतलब है कि बाहर की दुनिया, खरीद फरोख्त की दुनिया, पेशेवर दुनिया, व्यवहारिक दुनिया, जिसके संपर्क में साझे संसार का आवास छिन्न भिन्न हो जाता है। यानी मेले तक पहुंचने पर जो अब तक साझा चल रहा था दोनों के बीच, दोनों का आदान प्रदान गीत संगीत का, दोनों की बतकही, दोनों का कौतुक विनोद, एक दूसरे के साथ संबोधन प्रेम के, और एक दूसरे के मन को साझा करना, एक दूसरे की संवेदना को साझा करना, ये मेले में पहुंचते ही, क्योंकि वो एक व्यावहारिक दुनिया है, वो असली समाज है, वास्तविक दुनिया है, वहाँ जाकर दोनों फिर से अपने अपने एकांत में कैद हो जाते हैं, और ये जो साझेदारी है ये छिन्न भिन्न हो जाती है। हीराबाई को वापस उसकी दुनिया में ले जाने के लिए बक्सा ढोने वाला 2 बार प्रकट होता है, एक बार पहली बार चढ़ाने आता है, एक बार लौटाने लेने आता है। हीराबाई का स्नेह, सौहार्द, सौजन्य, सद्भाव, भाड़ा और दक्षिणा के अलावा कुछ भेंट देने का भी है। माने नौटंकी देखने के लिए वो पास बनवा देती है, और वो अनुरोध करती है कि हीरामन, जो अब तक नाटक, नौटंकी और मेले और स्त्रियों के संपर्क में नहीं आया है, संकोच करता है, झिझक करता है, वो आकर मेरी नौटंकी देखे, मेरा नृत्य और गायन देखे। तो प्रेम में हम एक दूसरे की खूबियों को न केवल स्वीकारते हैं, बल्कि अपनी खूबियों को भी अपने प्रेम पात्र पर, अपने प्रिय पर जाहिर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे रूप और सौंदर्य की चर्चा कहाँ कहाँ तक होती है। अब प्रेम में अभिमान की बात भी रेणु करते हैं। हीराबाई अगर स्वाभिमानी है तो अपना हीरामन अभिमानी है। अभिमान मतलब कि गांव का अभिमान, गंवईपन का अभिमान, वो संकोच कि गांव जवार क्या कहेगा, गांव तक अगर बात चली गई कि मैं मेला और नौटंकी देख रहा हूँ तो बदनामी होगी, ये इस तरह का भीरू है, डरने वाला है हीरामन।
कंपनी की औरत है, कंपनी में लौट रही है, इससे मेरे मन में क्यों इतनी पीड़ा उतर रही है, मुझे क्यों अकेला अकेला लग रहा है। आप समझ रहे हैं। तो अपने मन को बार बार हीरामन बैलों के बहाने संभालता है, कंट्रोल में करता है, समझाता है। बार बार जब जब वो बैलों को टोकता है ना, दरअसल बैलों को नहीं टोक रहा होता। क्या कान चुनियाए सुन रहे हो? तो कान चुनियाए सुन रहे, मन क्यों उसमें रमा जा रहा है, मन क्यों हीराबाई में अटका जा रहा है। आप समझ रहे हैं। या गाड़ी का मोड़ लेना, बैलों का मोड़ लेना, दरअसल अपने मन को मोड़ लेना है कि कंपनी की बाई से मन लगाना, हृदय लगाना या प्रेम मांगना, सोचना असहज है, अवास्तविक है। चलिए, अब पैसे का प्रसंग आना, मैंने कहा ना कि दान, दक्षिणा और उपहार तक की बात आती है। तो ये जो प्रसंग बार बार आता है दोनों के बीच, मेले में पहुंचकर जब खाना लेने जाता है हीरामन, उस प्रसंग में, भाड़ा दक्षिणा के प्रसंग में, उपहार के प्रसंग में, तो कहानी ने हर बार हीरामन को असहज दिखाया है। उसकी प्रतिक्रिया जो है पैसे को लेकर असहज हो जाता है। वो यहाँ वह पहली बार खुलकर हीराबाई के सामने अप्रसन्न भी होता है, जबकि वो जल्दी किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जिस पर हम अधिकार समझते हैं उस पर का विरोध कर सकते हैं, उससे अप्रसन्न हो सकते हैं। तो यह अप्रसन्नता जाहिर करना दरअसल हीरामन का प्रेम है, जो प्रस्ताव के रूप में कभी नहीं निकलता। हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। मतलब जो हम में तुम में पनप रहा था, जो हमारे तुम्हारे बीच की कड़ी थी, जो संवेदना थी, जो लेन देन था हम दोनों के बीच, ये रुपया पैसा तो नहीं था। तो उसके इस कथन में दोनों संसार आमने सामने अपने अलग अलग परिवेश, अलगाव में परिभाषित हो रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या, कि जब रुपया पैसा का बात आता है, यानी व्यवहारिक बात आता है, दुनियादारी की बात आती है, तो ऐसे में दोनों अपने आमने सामने पैरेलल खड़े हो जाते हैं और दोनों अपने अपने अलगाव को जीते हैं। साथियों, एक बात होती है लगाव, जुड़ाव, एक दूसरे को मानना जानना, संवेदनशीलता, एक दूसरे की संवेदना, एक दूसरे में उतर जाना, ये अलगाव परिभाषित होता है। एक ओर रुपया पैसा है, दूसरी ओर निश्चल प्रेम, अव्यक्त प्रेम है ना, जो किसी परिणाम तक नहीं पहुंचता, जो किसी प्रपोजल तक नहीं पहुंचता, प्रस्ताव तक नहीं पहुंचता, ऐसी संवेदना। लेकिन बात इतनी सपाट और आसान भी नहीं है। हीराबाई सर्कस कंपनी वाली की तरह शुद्ध कंपनी की औरत तो नहीं है, वह कलाकार भी है। वह स्वाभिमान से अपने कलाकार रूप को जीती है। अब उसकी बोली भाषा, उसका व्यावसायिक संसार अपनी सीमाओं में है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन जीवन को हरदम रुपया पैसा से तोलना हीरामन को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह हीरामन है, वो बाई है, यानी वो पेशेवर है, और हीरामन है, सरल संकोची है, व्यवहार जानता है, लेकिन व्यापार नहीं जानता, व्यापार नहीं करता। अब ये उसका नैतिक निर्णय है। अन्यथा हीराबाई ने तो उससे पूछा ही कि मेले में आओगे ना। अपना कलेजा बड़ा मजबूत कर हीरामन को तीसरी कसम फिर से खानी पड़ी। एक बार फिर दुनियादारी से अछूता रहने का, या निश्चल यात्री बने रहने का, बैलगाड़ी के साथ ही जुड़े रहने का, जीवन अपनाने का निर्णय लेता है। पिछली दोनों कस्में आपको बताया है मैंने व्याख्यान में कि वह समाज के लिए खाता है। उसके व्यक्तित्व का विस्तार दरअसल ये तीसरी कसम है। इस बार इस तीसरी कसम में उसे अपने ही निर्णय पर पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, एक खालीपन का एहसास हो रहा है। इस पीड़ा को वो गीत बना लेना चाहता है। मारे गए गुलफाम, अजी मारे गए गुलफाम। कहानी के अंत में वह गुनगुनाता जाता है, बैलगाड़ी को मोड़ लेता है गांव की ओर। साथियों, ये सब कुछ दरअसल सिंबॉलिक है कि इतना प्रेम में जिया, इस यात्रा में संग साथ रहे, स्वप्न को जिया, पूर्व जन्म को जिया, और पूर्व जन्म के प्रेम पात्र को जिया। हीराबाई के मन में उतरता गया, उसे परखा और समझा, और देखो मारे गए गुलफाम, यानी कंपनी की औरत किसी की सगी या किसी के संग साथ के लिए बनी नहीं होती।
दरअसल हीरामन नहीं सोच रहा यह सब कुछ। दरअसल हीरामन के मन की बात यह नहीं है, बल्कि ये उस समय की लोक लाज, लोकाचार और समाज की बात है। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक बात और जो बहुत ज़रूरी है जाननी, कि हीरामन का संसार जो है वो लगने में और देखने में, जो कुछ लग रहा है, जो कुछ घट रहा है और जो कुछ वास्तविक रूप से वह देख रहा है, इससे है। जबकि हीराबाई का संसार परखने में है, बार बार वह परखती जाती है। कभी पुरुष को परखती है, कभी देश और समाज को परखती है, पेशे को परखती है, और नृत्य गायन में तो कुशल दक्ष है ही वह, तो उसका समाज परखने से बना है। जबकि हीरामन का संसार जो है वो लगने और देखने से बना है। जो कुछ लगता है लोगों को, लोग जैसे उसे पतुरिया और रंडी कहते हैं, तो वह सब कुछ जो उसे लग जाता है, या वह सब कुछ जो वास्तविक दुनिया में देख रहा होता है कि ऐसी पेशेवर स्त्रियों को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, तो मैं इसे कैसे अपने घर परिवार में जगह दे पाऊंगा। हीरामन की दुनिया सहज विश्वासी दुनिया है। मैं कहूंगी बार बार कि ये वही वास्तविक दुनिया है जो बाहर दिखाई दे रही है, कि वो एक सिंपल साधारण सा गाड़ीवान है। एक तरह से गाड़ीवानी उसका नियम धर्म है। आधी रात को सवारी लेना, अकेली औरत की रक्षा करना, उसे सुरक्षित उसके गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंचा देना, यह सब उसका दायित्व बोध है। कब वह दायित्व निभाते निभाते, कब वह जिम्मेदारी निभाते निभाते प्रेम में पड़ गया, कब वह सुरक्षित होने लगा। हीराबाई के रूप सौंदर्य को कोई और न देख ले, हीराबाई के रूप सौंदर्य पर कोई और कटाक्ष न कर दे, कोई और लुब्ध न हो जाए, तो ये जो असुरक्षा का भाव आता है ना साथियों, ये प्रेम से आता है, ये दायित्व बोध से नहीं आता। उस दायित्व बोध ने कि एक अकेली औरत को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचा दें, लक्ष्य तक पहुंचा दें, वो दायित्व धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। और हीराबाई की परख, जैसे मैंने कहा कि उसकी दुनिया परख से बनी है, परख का वो क्या करे, प्रेम करने के लिए वह पात्र खोज रही है, एक ऐसा पुरुष खोज रही है जो उसे सम्मान की जिंदगी दे सके, जो उसे बसा सके, जो उसे घर गृहस्थ करा सके। परख के इन ब्यौरों से यही ध्वनित होता है कि निश्चल हीरामन के साथ वह स्वयं को सुरक्षित तो महसूस करती है, बहुत सुरक्षित महसूस करती, तभी तो उसे बोलती बतियाती है, खो जाती है गीत संगीत में। लेकिन उसके भीरू मन का, उसकी गंवई मन का, उसके लोकलाज का, उसके समाज का कोई प्रतिकार हीराबाई देख नहीं पाती। गाड़ीवान के संबोधन के बाद मीता का संबोधन, व्यक्तित्व पर आत्मीयता, एक दूसरे में देखना, एक दूसरे पर भरोसा डाल देना, एक दूसरे पर सुरक्षा डाल देना, सुरक्षित हो जाना एक दूसरे के प्रति, यह सब कुछ निश्चित कर लेने के बाद उसकी स्त्री सुलभ नियति जो है, अनुमान जो है, आभास जो है, उसकी छठी इंद्रिय यह विश्वास दिला देती है कि हीरामन वह व्यक्ति तो है जो स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो लोकलाज में संकोची है, लोकाचार को मानता है, और घर परिवार और भाई भौजाई के डर के मारे अपने प्रेम को प्रस्ताव या प्रेम को परिणत नहीं कर पाता। तो मैं हीरामन से अधिक हीराबाई को अगर व्यवहारिक मानती हूँ, समझदार मानती हूँ, खुले विचारों और खुले मन और खुले आचरण का मानती हूँ, और मैं जो उसे अधिक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी मानती हूँ, आत्मविश्वासी मानती हूँ, यही सब वजह है, यही सब चरित्र की खूबियाँ हैं कि प्रतिरोध भी आता है तो हीराबाई के अंदर आता है, जब खींच भी होती है तो हीराबाई खींचती है, और हीरा मन को जाते हुए कह देती है कि मन छोटा जी छोटा हो गया मीता, सौदागर ने खरीद जो लिया महुआ घटवारिन को। तो आप समझ रहे हैं कि उसमें तो यह जोखिम है, यह साहस है, लेकिन हीरा मन ये साहस नहीं कर पाता। अगला अंश, जरूरी अंश, अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।